तो अभी तक की क्लास में हमने बच्चों क्या पढ़ा था? शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो अभी तक की क्लास में हमने पीएम पढ़े थे और उनका टाइम पीरियड पढ़ा था। टोटल जितने भी पीएम हुए हैं वो पढ़े थे, एक्टिंग पीएम पढ़े थे। ठीक है, एक्टिंग पीएम के रूप में अब तक केवल एक ही बंदे बने हैं जो 2 बार बने हैं, 13 डेज के लिए बने हैं। क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा ओनली फॉर 13 डेज। ठीक, तो यही सब बच्चों हमने पढ़ा था कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हमारा क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, जो हमारे पीएम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बच्चों? हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। और हेड ऑफ स्टेट हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? कौन से आर्टिकल में है? 74 में है। बट 74 में ये नहीं कहा गया है कि ओनली फॉर पीएम। ठीक है, ओनली फॉर पीएम कोई भी वर्ड उसमें यूज नहीं है। जैसे आर्टिकल 52 हमारा पर्टिकुलर प्रेसिडेंट के लिए था। ठीक, आर्टिकल 63 हमारा स्पेशल वाइस प्रेसिडेंट के लिए था। ये आर्टिकल जो ठीक है, आर्टिकल जो 74 है हमारा, वो हमारा पीएम प्लस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए है। ठीक है, पीएम प्लस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए। इसमें क्या कहा गया है? क्या कहा गया है कि एक हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड कौन होगा? हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक, एक चीज़ और बताई थी, ये हमारी डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव होती है। डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं रियल, यानी कि वास्तविक। ठीक, वास्तविक शक्ति जो होती है ना हमारी, वो किसके पास है? पीएम के पास है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था भाई? ठीक, हमने सारे प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था। जैसे कि हमारे क्या थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसके बाद हमारे गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग पीएम रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ना आपको ब्रीफ मैं एक बार कोहेरेंसी दोबारा से मैच करा देती हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री ऐसे पीएम जो विदेश गए और कभी वापस लौट के नहीं आए। इट मीन्स इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। ताशगंज के समझौते में, ताशगंज में क्या हो गई थी? इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ऐसे पीएम। जवाहरलाल नेहरू के बारे में लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड तक रहने वाले पीएम। ठीक, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा है, फिर इंदिरा गांधी है, बहुत ज़्यादा आयरन लेडी के नाम से मशहूर है ना, है ना? ठीक है, और इसके बाद मोरारजी देसाई है। ठीक, फिर चौधरी चरण सिंह है, फिर वापस से इंदिरा गांधी है, फिर राजीव गांधी है। मैं ये कोहेरेंसी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब मैं रिलेट करूँगी इन चीज़ों से। ठीक, जो आज मैं पढ़ाऊँगी रिलेट किया जाएगा। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह है, फिर चंद्रशेखर आए थे, फिर पीवी नरसिंह राव जो साउथ से पहले पीएम थे। इन्हीं के टाइम में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी 1991 में। इस टाइम पे इनके फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे मनमोहन सिंह। इन दोनों ने मिलकर उस फाइनेंशियल क्राइसिस को बहुत हद तक क्या कर दिया था? सॉल्व कर दिया था। क्यों, कैसे कर दिया था? एमएनसीज को अपने यहाँ पे बुला के। ठीक है, एमएनसीज को अपने यहाँ पे बुला के, ठीक, इनवाइट किया। अटल बिहारी वाजपेयी जो इलेक्टेड होके आए थे और केवल 16 डेज के लिए, शॉर्टेस्ट टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। इलेक्शन लड़के आए हैं पर्टिकुलर। ठीक है, एक्टिंग में 13 डेज था, बट वो क्या थे कि डेथ हो जाने के कारण अपॉइंट कर दिए गए थे। ठीक है, और ये बाकायदा चुन के आए थे और केवल 16 डेज के लिए रहे। ठीक, सरकार गिर गई थी। फिर एसबी देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल, वापिस से अटल बिहारी वाजपेयी। अब ये 6 ईयर और समथिंग का टाइम पीरियड करते हैं। ठीक है, 64 डेज होगा ना? हाँ, 64 डेज। ठीक, इतने टाइम के लिए आते हैं, पोखरण का परमाणु परीक्षण करवाते हैं। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, फिर उसके बाद हमारे नरेंद्र मोदी हैं जो टिल डेट तक अभी भी हमारे पीएम है। अभी तक हमने ये पढ़ा है। इसके बाद देखिए
अब हम क्या चलते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैंने आपको बताया। प्राइम मिनिस्टर क्या होती है, हेड क्या होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट। होती भी तो हो सकता है, इंदिरा गांधी होती तो थी, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि हम इनका अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, सिर्फ ना आपको समझना है, स्लाइड की लैंग्वेज पे भी बिल्कुल नहीं जाना, हम अपनी भाषा में बात करेंगे, ठीक। मान लीजिए मैं हूँ, आप अपने आप को रखिए और हर चीज़ को एज्यूम कीजिए, ठीक है। मैं हूँ या आप पढ़ रहे हो, आप उसको अपने आप को रखिए उस जगह पे, ठीक। मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, ठीक है, मुझे क्या बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो प्राइम मिनिस्टर पहले तो ना अपॉइंटमेंट होता है हमारे यहाँ पे, आपको इतना पता होना चाहिए, आगे इसको और मैं डिटेल में कराऊंगी। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे कोई भी स्पेशल कोई भी प्रोसीजर नहीं है पीएम को अपॉइंट करने का। जैसे हमारे प्रेसिडेंट का है, इलेक्शन के थ्रू होता है, वाइस प्रेसिडेंट का है, एमपीज़ का है, ठीक है। एमपीज़ हमारे दोनों में होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, सबका अपना अपना तरीका है जाने का। बट हमारे यहाँ पे कहीं भी इलेक्शन ऑफ पीएम नहीं लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो हम फिर कैसे चुने जाएंगे, जो आर्टिकल 75 है ना बच्चों, आर्टिकल 75 है, सेज ओनली, क्या कहता है, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इतना लिखा गया है बस, ठीक। अब वो कैसे अपॉइंट होगा, वो होगा आगे देखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा भाई, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा, मेजोरिटी की पार्टी से होगा। इसको भी मैं आगे समझूंगा, बस सिर्फ आप एक बार इसको गो थ्रू करा रही हूँ, आगे हम इसको अच्छे से करेंगे, ठीक। अब क्या है यहाँ पे, कोई भी पार्टी अगर मेजोरिटी में नहीं है, क्लियर मेजोरिटी में नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी पार्टी अगर क्या है, क्लियर मेजोरिटी में नहीं है, सब स्पष्ट बहुमत में नहीं है, तो क्या होता है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो अपने क्या करता है, विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, यानी कि अपनी चॉइस से यहाँ पे वो क्या कर सकता है, पीएम को नियुक्त कर सकता है, ठीक है, ठीक ठीक। अब ये सिचुएशंस हो गई हमारे यहाँ पे। मोस्टली क्या होता है कि जो मेजोरिटी में पार्टी होती है उसका लीडर पीएम बनते हैं, या फिर कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट है, गठबंधन की सरकार है, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा एमपीज होंगे, ठीक है, वो होगा। सिर्फ अभी रीड करा रही हूँ, ये सारा भी करेंगे, बस चीज़ें दिमाग में रखनी है। अब ये चीज़ें आपको यहाँ से सीखनी है। 1980 यानी कि क्या है, इन 1980, ठीक है, द दिल्ली हाई कोर्ट, जो हमारी दिल्ली की हाई कोर्ट है, उसने क्या डिसीजन दिया था, उसने ये डिसीजन दिया था कि पहले क्या होता कि स्पष्ट बहुमत होना चाहिए तब आप पीएम अपॉइंट होंगे, ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, स्पष्ट बहुमत होना चाहिए, यानी कि फुल मेजॉरिटी होनी चाहिए, तभी आप पीएम की पोस्ट पे अपॉइंट होंगे, आपकी पार्टी का कोई भी हेड। यही है प्रोसीजर, यही कहता है, आज भी यही है। बट पहले क्या होता था, अब 80 से पहले क्या होता था कि फुल मेजॉरिटी वाला ही बनेगा, या मेजॉरिटी दिखाओ और फिर उसको क्या करो, रिकमेंड करो, तब जो प्रेसिडेंट है हमारे फिर वो अपॉइंट कर देंगे। बट इसमें क्या था कि बहुत सारी ना दिक्कतें आने लगी, सीटों के ऊपर क्या होने लगा कि मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर क्या होने लगी, राजनीति हलचल बहुत ज़्यादा होने लगी। ऐसे ही होता है ना, आप देखेंगे जब हम हमारी 17th जो लोकसभा है इसका जब अब गठन हुआ था 10 जून को, कितनी गहमागहमी थी, 3 से 4 दिन तक, यानी कि 6-7 जून से लेके 10 जून तक ये माहौल था कि क्या कांग्रेस सरकार बना लेगी, क्योंकि कांग्रेस की इस बार 96 सीटें आई हैं बस, ठीक, और बीजेपी की कितनी थी, 240 थी या 245 थी, है ना, 245। तो कांग्रेस की थी, पर कांग्रेस इस बार स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के रूप में आई है, ठीक है, जो अपोजिशन है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यानी कि 245 के अलावा जो भी पार्टी हैं वो सब अपोजिशन है। अब क्या करना पड़ेगा, मेजॉरिटी हासिल करने के लिए
उन अपोजिशंस में से बीजेपी बात करेगी, आप हमारे साथ आ जाइए, आप हमारे साथ आ जाइए। पार्टी का जो एमपीज होंगे वो अपनी पार्टी का ही लिखेंगे कि एमपी फलानी पार्टी से है, एमपी ढिकड़ी पार्टी से है। ये नहीं लिखेंगे कि बीजेपी से है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी की पार्टी को नहीं अपनाया है, उन्होंने केवल और केवल अपना समर्थन दिया है, पार्टी नहीं चेंज की है। तो गहमा गहमी बहुत है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, 1980 में द दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि हमारे संविधान में जरूरत नहीं है दैट ए पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन लोकसभा बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। 1980 से पहले सिद्ध करोगे मेजोरिटी, तब पीएम की पोस्ट पे अपॉइंट किया जाएगा। बट आफ्टर 1980 में क्या कहा गया कि कोई ज़रूरत नहीं है अपॉइंटमेंट से पहले मेजोरिटी को हासिल करने की या पूरा दिखाने की। इसके लिए ना एक टाइम पीरियड दिया गया था, ठीक है, कि उस टाइम में आप उस मेजोरिटी को कलेक्ट कीजिए। बट आप क्या कर सकते हैं, आप पीएम की पोस्ट पे अपॉइंट किए जा सकते हो, ठीक। यानी कि दोनों सिनेरियो में फ़र्क समझ गए। 1980 से पहले क्या था, मेजोरिटी पहले दो तब बनाएंगे, अब क्या है, बन जाओ मेजोरिटी बाद में देंगे। एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप मेजोरिटी में नहीं आते हो तब फिर क्या होगा, फिर आपको उस पद से रिजाइन देना होगा। समझ में आई? चलो समझ में आ गया। अब क्या हुआ, द प्रेसिडेंट में फर्स्ट अपॉइंट हिम द प्राइम मिनिस्टर एंड देन आस्क हिम टू प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा विद ए रीजनेबल पीरियड, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, इससे सबसे पहले कौन कौन से पीएम इस मेथड के अकॉर्डिंग चुने गए हैं, अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आ जाता है, याद रखना कौन से हैं। चौधरी चरण सिंह मेजोरिटी थी, कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट थी, पढ़ाया था ना मैंने, ठीक। चौधरी चरण सिंह आए, फिर वीपी सिंह, यानी कि फर्स्ट पीएम कौन है, चौधरी चरण सिंह, इस मेथड से चुने जाने वाले। तो क्वेश्चन बनता है यहीं से, ठीक है। वीपी सिंह हो गए, चंद्रशेखर हो गए, पीवी नरसिंह राव हो गए, ठीक है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, ठीक। फिर कौन हो गए, देवगौड़ा हो गए, आई के गुजराल यानी कि इंद्र कुमार गुजराल हो गए। एंड अगेन जो है, जो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं ना, वो फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट में नहीं रहे हैं, दोनों टाइम गठबंधन की सरकार आई है, एनडीए बोलते हैं वो उनको, ठीक है। चलो अब समझ गए। 1980 के बाद का सिनेरियो बच्चों हमारा ये रहा है, कौन कौन से पीएम इससे अपॉइंट हुए। यही मेरा मकसद था स्लाइड दिखाने का, क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे फिगर से पढ़ेंगे, ठीक। स्लाइड तो आपको मिल जाएगी, मटेरियल के थ्रू मिल जाएगी, ठीक। आपको समझ में आ गया, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, 1996, अभी तो ये किसका डिसीजन है, हाई कोर्ट का। किसका डिसीजन है, हाई कोर्ट का। बट जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको अथॉरिटी नहीं देगा, या सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो चेंज भी कर सकता है, ठीक है। तो अब 1990, अब तक तो यही चीज़ें होती आ रही हैं। 1996 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ 6 मंथ, ठीक। हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन लाया कि आप बिना मेजोरिटी लाए पीएम बन सकते हो, आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा 30 दिन का। उस 30 दिन के अंदर आपको अपनी मेजोरिटी को क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा पार्लियामेंट में, ठीक। ये कहा गया। अब उसमें क्या होता था कि कभी कभी ना सिनेरियो ऐसा बन जाता था कि पीएम अपॉइंट करना है एकदम से, क्या करना है, एकदम से हमें पीएम अपॉइंट करना है, और क्या है कि उसके पास ना तो, क्योंकि पीएम अपॉइंट के लिए भी हम आगे एलिजिबिलिटी में पढ़ेंगे कि लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी मेंबर का वो सदस्य होना चाहिए, बट उसके पास सदस्यता नहीं है और लोग चाहते हैं, यानी कि जो मेजोरिटी है, जो एमपीज हैं, वो उसको क्या कराना चाहते हैं, अपॉइंट कराना चाहते हैं। अब क्या रास्ता होगा, फिर रास्ता क्या होगा, उन्होंने बोला
कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, तुरंत प्रभाव से पीएम बना देते हैं, ठीक। बट कितने दिन के लिए, ओनली फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर अंदर उनको लोकसभा या राज्यसभा की मेंबरशिप को लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर उनको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। और इलेक्शन के थ्रू उनको आना है, ठीक। समझ में आ गई बात। क्या एग्जाम्पल रहा इसका, सबसे पहला, और इसका एग्जाम्पल था, ये तो हमने डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में, बट इसका इम्प्लीमेंट पहले ही हो चुका था। कब हुआ, याद कीजिए आप अपना 31 अक्टूबर 1984 क्या हुआ था इस दिन, इंदिरा गांधी की हत्या, डेथ नहीं बोल सकते, मर्डर हुआ था, ठीक। अब क्या हो गया, इस टाइम पे हमारी अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन या अकॉर्डिंग टू आवर पार्लियामेंट, अगर प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट या पोस्ट पे रहते हुए, तो क्या होती है, हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है, डूब जाती है या कोलैप्स हो जाती है, ठीक। 2 वर्ड यूज किए जाते हैं इसके लिए, सिंक एंड कोलैप्स, डूबना या खत्म होना, यही होता है। डेथ के बाद तुरंत हो जाएगी, डेथ के बाद तुरंत हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या, 31 अक्टूबर को जब उनकी हत्या कर दी गई, तो क्या जो कांग्रेस की सरकार बनी थी वो क्या कोलैप्स हो गई थी या सिंक हो गई थी, नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पे तुरंत प्रभाव से क्या थे, प्रेसिडेंट कौन थे हमारे उस दिन, जैल सिंह, याद है, जैल सिंह, ठीक है, याद है, जिन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था। प्रेसिडेंट जैल सिंह ने क्या किया, राजीव गांधी को, ठीक है, राजीव गांधी को क्या किया, पीएम अपॉइंट कर दिया, क्योंकि पावर किसके पास है इनको अपॉइंट करने की, प्रेसिडेंट के पास, अपॉइंट कर दिया। और उस समय, उस टाइम पे ना तो राजीव गांधी के पास लोकसभा की सदस्यता थी ना राज्यसभा की, समझ में आ गई, ना लोकसभा की सदस्यता थी ना राज्यसभा की, तभी तो केवल 40 ईयर के थे, इलेक्शन लड़े ही नहीं थे। अब आई बात समझ में, इलेक्शन लड़े ही नहीं, तो क्या हुआ, ना तो लोकसभा की सदस्यता है ना राज्यसभा की। अब 6 महीने के लिए पीएम रहे, फिर इलेक्शन हुए, इन्हीं को ही फेस बनाया गया, इन्हीं से इलेक्शन लड़वाया गया, फिर ये इलेक्शन जीते और फिर फुल अपनी गवर्नमेंट इन्होंने बनाई, फिर तो आगे चले ये। तो कौन सा उदाहरण है इसका, राजीव गांधी, ठीक, ठीक है। ओथ, टर्म एंड सैलरी, ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। टर्म क्या होगा, टर्म क्या होता है, टर्म क्या होगा इनका, नॉट फिक्स्ड। वैसे क्या होता है, 5 ईयर देते हैं ना, 5 ईयर के लिए गवर्नमेंट चुनते हैं ना, बट अगर गठबंधन की सरकार आई तो क्या वो 5 साल टिकेगी, भरोसा है उसका, तो नॉट फिक्स्ड, ठीक, नॉट फिक्स्ड। एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट हाउएवर डज नॉट। अब इस प्लेजर का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति का जब मन किया उनको बुलाया, आइए आइए आप पीएम बनिए, और जब मन किया भाई तू जा नहीं रहना, इसका मतलब ये नहीं है। अगर प्रेसिडेंट ने फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट में से पीएम बनाया है, तो जब तक उस गवर्नमेंट की मेजॉरिटी लोकसभा में है तब तक वो पीएम रहेंगे, उनको प्रेसिडेंट भी नहीं हटा सकते, ठीक है। तो नॉट फिक्स्ड है, मेजॉरिटी जिस दिन गिरी उस दिन सरकार गिरी, उस दिन आपको रिजाइन देना पड़ेगा। रिजाइन किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। रिजाइन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। टाइम पीरियड कितने साल का होता है, मैक्सिमम 5 ईयर के लिए, और टिल जब तक मेजॉरिटी आपके पास है, अगर आपकी कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट है तो, ठीक। चलो अब क्या है वही आगे, अगर फुल मेजॉरिटी सपोर्ट है तो उनको डिसमिस नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और अगर क्या होगा, फुल मेजॉरिटी के लिए बच्चों हमारे यहाँ पे क्या होता है, 273 वोट्स एमपीज चाहिए, ठीक है। हमारी लोकसभा में फुल मेजॉरिटी के लिए
कितने एमपीस चाहिए, इतने एमपीस चाहिए, 273, ठीक। इनमें से अगर एक भी गया, सिर्फ एक, और बोलते हैं हम एक क्या यार कुछ भी नहीं है, बट एक भी गया तो गवर्नमेंट तुरंत गिर जाएगी। इसको बोलते हैं कि 1 रुपये का सिक्का भी है ना, इनको सिक्के से काउंट कर लीजिए, 273 रुपये चाहिए, है ना। हम कहेंगे कोई बात ना 272 है तो क्या, पर नहीं, अगर 272 भी हुए या 272 रुपीज़ 0.99 पैसा भी हुआ, होता नहीं है, क्योंकि आदमी किश्तों में तो जाएगा नहीं कि हाथ ले गया पैर ले गया, इकट्ठा ही जाएगा पूरा, एक ही काउंट होता है, ठीक। तो मैं बता रही हूँ कि अगर ये पॉइंट में 1 पॉइंट भी जाता है कोई, तब भी हमारी क्या होती है, गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है, सिंक हो जाती है, ठीक, समझ में आई। और जैसे ही गवर्नमेंट गिरी वैसे ही आपके पीएम को क्या करना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। और किसको रिजाइन करेगा, प्रेसिडेंट को, ठीक है। सैलरी पता ही नहीं है, ठीक है, ठीक। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी सैलरी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं, जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी है, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी का भी जिक्र नहीं है, बट उन्हें एज ए चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के रूप में सैलरी दी जाती है, बट पीएम की सैलरी का कोई भी वो नहीं है, एज ए एमपी सैलरीज उठाते हैं ये, ठीक, एज ए एमपी सैलरी उठाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या करते हैं, इनको डिटरमाइंडेड टाइम टू टाइम, जैसे होता है ना 6वां वेतन आयोग लागू हुआ, 7वां वेतन आयोग लागू, अगर किसी की फैमिली में मम्मी या पापा गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप उनसे पूछिएगा कि कितने वेतन आयोग आपको मिल चुके हैं अब तक। पता है कोई भी वेतन आयोग लागू होता है ना, तो वो ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन लागू होगा उस डेट से ही सैलरीज इंक्रीज होती हैं, जिस डेट वो बैक डेट लेते हैं, 2 साल 3 साल पहले से ये वेतन आयोग लागू होगा, तो आप समझ रहे हैं लाखों रुपया गिरता है घर में एकदम से वेतन आयोग लागू होने पे। गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे वो 1st ग्रेड का हो चाहे वो 4th ग्रेड का हो, 4th ग्रेड में हमारे क्या आते हैं, स्वीपर्स वगैरह आते हैं, समझ गए, तो लाखों रुपए गिरते हैं। यानी कि मान लो किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है और उसकी सैलरी बढ़ के हो गई 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपये पर महीना बढ़ा, पर वो पिछले 3 साल से है। यानी कि हम इस बिल को लाए, एक्ट बना दिया 2024 में, पर हम इसको क्या करेंगे, लागू करेंगे 2021 से, तो 21 के 12 महीने, 22 के 12 महीने और 23 के 12 महीने, और 24 में जिस महीने में मान लीजिए 24 में आया ये जून में, तो जून में यानी कि इस ईयर के 6 मंथ, समझ में आ गई, यानी कि 3.5 साल, 12 3 36 और 6 42 इंटू 50, इतने लाख रुपए उसको मिलेंगे, ठीक, समझ में आया। तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है वेतन आयोग लाके, ठीक है। अभी हमने इन स्लाइड से पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं, हमने टर्म्स पढ़ ली, प्रेसिडेंट पढ़ लिए, अब हम देखो इनके ना हम इलेक्शंस कराते हैं बच्चों, ठीक है। इनके आज मैं वाइट पे ब्लैक पढ़ाऊंगी, ठीक। हम क्या कराएंगे, इलेक्शन कराएंगे, ब्लैक तो आया ही नहीं, दोबारा लेती हूँ, ठीक है। चलो हम क्या कराते हैं, इलेक्शंस कराते हैं। किसका इलेक्शन करा रहे हैं हम यहाँ पे बच्चों, पीएम का। हम इस पे ही हैं, हम पीएम से क्या करा रहे हैं, हम इनका इलेक्शन करा रहे हैं, ठीक। अब मैंने कह दिया कि इलेक्शन तो भाई इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष, है ना, अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। मैं लिख रही हूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि देखें बच्चे पकड़ते हैं नहीं पकड़ते, नालायक को डूब मरो। इनडायरेक्ट इलेक्शन सिर्फ किसका होता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। आपको पता है ना, मैं ऐसे ही आपको धोखा देती हूं। कौन सा इलेक्शन है यहाँ पे, डायरेक्ट, ध्यान दिया करो, कौन सा है, डायरेक्ट, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष, यही बोलते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब आप समझते हैं, सामने, आमने सामने। अब क्या है प्रत्यक्ष का मतलब, क्या है कि हमने
पीएम को नहीं चुना, ये पार्टी है, ये पार्टी है, ये पार्टी है, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, कोई इसको वोट देगा, कोई इनको देगा, कोई इनको देगा। ऐसे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चुनते हैं एमपीज को, ठीक, एमपीज को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए 3 बड़ी पार्टी हम उठा लेते हैं, हमने बड़ी पार्टी उठाई, बीजेपी उठा ली, ठीक, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ठीक। अब हमने 3 स्टेट ले लिए, 3 ही लेते हैं, नहीं तो पूरे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस होते हैं एक साथ, चाहे वो आपकी यूटी हो, चाहे वो आपका स्टेट हो। अगर यूनियन इलेक्शंस होते हैं, इस चीज़ को याद रखना बच्चों, अगर हमारे यूनियन के इलेक्शंस होंगे तो उसमें कौन कौन शामिल होगा, ऑल स्टेट एंड यूटी, एक साथ पूरे भारत में होंगे, चरणों में होते हैं। पहले चरण यानी कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, क्योंकि हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और एक दिन अगर सबको इलेक्शंस करा दिए जाए तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, हमारे पास इतनी आर्म फोर्स नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर भंग हो सकता है, इसलिए क्या करते हैं, पार्ट्स में बांट देते हैं, ऐसे कराते हैं। तो मान लीजिए सारे में होते हैं, बीजेपी को बच्चों यहाँ पे मैं ले रही हूँ दिल्ली, ये ले लिया मैंने आपका हरियाणा और ये मैंने ले लिया आपका यूपी, ठीक। दिल्ली से मिली मान लो 7 सीट, 7 ही हैं तो कम लेती हूँ मैं थोड़ा, टोटल 7 सीट हैं, वो सीट्स आपको मिल जाएंगी पूरी। मान लीजिए इनको मिली 3, ठीक है, इनको मिली कितनी 2 और इनको मिली 2, होगी 7, ऐसे, यानी कि इनके पास टोटल 7 सीट और इनके पास है 10। अब क्या हुआ, 10 की 10 इनको मिल गई, इनको एक भी नहीं मिली, ऐसे होता है। उसके बाद यूपी है, यूपी में मान लो 20 सीट है, 20 में से क्या हुआ, 12 इनको मिल गई और 7 इन्हें मिल गई, 12 और 7 कितने होते हैं, 19, और 1 मिली इसको, तो वोटर टोटल वोट की काउंटिंग कर लो, इनको कितनी मिली 25, इनको कितनी मिली 9 और इनको कितनी मिली 3, ठीक है। इस तरीके से ऐसे वोट मिलती है। तो मान लीजिए हमारी इस पे मेजोरिटी आ गई, मान लो, पर अभी मैंने आपको क्या बताया, टोटल मेजोरिटी कितनी वोट्स पे आती है, ये नंबर याद रख लेना, ठीक है। इस पे मेजोरिटी आ गई यानी कि इतने मेंबर, ठीक है, इतने मेंबर जो हैं, अब यहाँ से कैसे पता लगेगा बच्चों, क्योंकि हरियाणा में तो 10 की 10 आ गई, पर यहाँ पे यूपी में तो 12 ही आई। इसका मतलब क्या है कि जितने जीते हुए बंदे हैं ना, हमारे जितने बंदे हमारे जीते हुए हैं, जीत के जाते हैं, विन करके जाते हैं, यानी कि हरियाणा में 10 बंदे आपके पार्लियामेंट में बैठेंगे, ठीक। दिल्ली से 3 बीजेपी के बैठेंगे, ठीक है, और यूपी से 12 बैठेंगे, ठीक। तो अगर आपको क्या होगी, पूरी मेजोरिटी हो गई, ये आ गई बीजेपी की मेजोरिटी। अब बीजेपी से क्या बोलेंगे, अब हमारे यहाँ पे एंट्री होती है किसकी, प्रेसिडेंट की, ठीक है, प्रेसिडेंट की एंट्री होती है यहाँ पे, राष्ट्रपति की एंट्री होती है। अब राष्ट्रपति इनसे पूछेगा, मेजोरिटी में है तब भी पूछेगा और मेजोरिटी के नज़दीक है तब भी पूछेगा। इनसे पूछेगा, किनसे, बीजेपी वालों से पूछेगा कि बताओ भाई आप गवर्नमेंट बनाना चाहते हो, तो अगर फुल मेजोरिटी में तो बोलेंगे यस, ठीक है, तो वो उनको 1 महीने का टाइम देता है, ठीक है। फुल मेजोरिटी में तब भी टाइम मिलेगा और अगर कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट बनानी है तब भी टाइम देगा। कितना टाइम देते हैं ये, 1 मंथ का। कितना टाइम देंगे, 1 मंथ का, 1 महीने का टाइम देते हैं, ठीक। अब ये बोलते हैं कि भाई बीजेपी वालों ने बोल दिया पूर्ण मेजोरिटी से कि हाँ जी हम बनाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, इनकी गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। अब हम तो बात कर रहे थे किसकी, पीएम के इलेक्शंस की, बट हमने तो डायरेक्ट किसका कराया है, एमपी का कराया है, पीएम का तो हमने डायरेक्ट नहीं कराया। बट हम इनको डायरेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आगे जो पीएम अपॉइंट होंगे वो कौन अपॉइंट करवाएगा, एमपी। एमपी बताएंगे प्रेसिडेंट को कि ही इज द हेड ऑफ आवर पार्टी,
ठीक है, यह हमारी पार्टी का मुखिया है और हम चाहते हैं कि इनको क्या किया जाए, पीएम की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाए। समझ में आ गया इलेक्शन कैसे होता है? रिकमेंडेशन ऑफ एमपीज, ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ एमपीज। क्लियर? इलेक्शन क्लियर है सबको? अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति का पीएम का इलेक्शन कैसे होगा, तो क्या लिखोगे? बच्चे खटाक से टिक लगाते हैं इनडायरेक्ट, और वो ही मैंने लिखा था। बट पीएम का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। अगर ओनली चुनाव की बात की जाए, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछ लेता है बोर्ड, कौन सी मेथड से होगा? डायरेक्ट मेथड से। बट वो कभी इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? अपॉइंट होते हैं। अच्छा, इलेक्टेड, अब जो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो पीएम बनते हैं वो भी तो जीत के आते हैं कहीं ना कहीं से। जो मोदी जी जो हैं, जो इस समय हमारे पीएम हैं, वो भी तो किसी ना किसी सीट से लड़े होंगे और जीते होंगे। कौन सी सीट है? बनारस, बहुत फेमस है ना, बनारस से लड़ते हैं ये, ठीक। तो ये भी तो जीत के आए। तो किस मेथड से जीत के आए ये? डायरेक्ट मेथड से। उसी मेथड से जीत के आए हैं ना। तो अब पता लगा आपको कि डायरेक्ट क्यों लिखा जाता है इनका अपॉइंटमेंट। समझ में आया? किसी बच्चे को कोई डाउट? बच्चे फटाक से लगाते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों लगा दी? क्योंकि हमने तो मोदी को वोट नहीं दी ना डायरेक्ट, बट हमने मोदी को वोट दी है, बट वो एज ए एमपी दी है, ठीक है। अब आपको पता है 1997 के बाद का मसला तो आपको पता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दे दी है कि अगर कोई भी बंदा पार्लियामेंट के किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, ना तो लोकसभा का है ना राज्यसभा का है, ठीक है, आपको बनाना चाहते हैं आप उनको, तो आप बना दीजिए, बट मैक्सिमम 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के अंदर उनको सदस्यता लेनी होगी। यानी कि आपका मतलब समझ रहे हैं कि इलेक्शंस कराने पड़ेंगे, ठीक। जीत के आएगा तभी तो। चलो, ये सब बात आपको समझ में आ गई। इलेक्शंस हो गए हमारे, अपॉइंट हो गए, आर्टिकल 74 हो गया। आर्टिकल 74 में है ये हमारे, ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो किस में हैं? प्रेसिडेंट जो है पीएम जो है हमारे कौन से आर्टिकल में है? अरे यार बोला करो, मैं बहरी हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता है। 74 में, ठीक, आर्टिकल 74 में, ठीक। आज अच्छा लग रहा है ना, अलग अलग रंग की स्लाइड्स पे पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आर्टिकल 74 क्या बोलता है बच्चों? क्या बोलता है? देयर शैल बी ए CMO, ठीक है, देयर शैल बी ए CMO यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, हेडेड बाय द PM। सिर्फ ये बोलता है। अब इसमें खाली मैंने जब आर्टिकल पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था ना PM से रिलेटेड है 74 नंबर आर्टिकल, बट ये खाली PM से नहीं है, इसमें कौन भी शामिल है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी शामिल है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये PM तो टॉप मोस्ट पोस्ट हो गई, प्लस में किससे बनेगी सरकार? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बनेगी, ठीक है। ये क्या करेंगे अब? ये जो है ना, ये प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइज करेंगे, ठीक है, एड एंड एडवाइज, ठीक है, सलाह देंगे, हर चीज़ की सलाह देंगे। PM तो बहुत ही ज़्यादा सलाह देता है, आगे सलाह ही सलाह देता है, ठीक है, समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक? टर्म पता लग गया? पीछे पढ़ के आए थे, नॉट फिक्स्ड, वैसे मैक्सिमम 5 ईयर, नॉट फिक्स्ड। मेजोरिटी जब तक है जब तक आप PM बने रह सकते हो। जिस दिन मेजोरिटी गिरी, जिस दिन मेजोरिटी आपके हाथ से फिसली, उसी दिन आपकी सरकार गिर जाएगी। तख्ता पलट नहीं बोल सकते बच्चों। तख्ता पलट होता है कि PM की पोस्ट हटा दी और सेना ने कब्जा कर लिया, अब क्या होगा? सैनिक शासन चलेगा। जैसे बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ है। पाकिस्तान अपने आप को बोलता है कि हम क्या हैं? डेमोक्रेटिक हैं।
बट वहाँ पे क्या होता है, हर 10 साल 15 साल में ऐसा सिनेरियो आता है कि सेना आती है और तख्ता पलट कर देती है। सबसे फेमस एग्जाम्पल था परवेज़ मुशर्रफ, 2 बार नवाज शरीफ की सरकार को आए और तख्ता पलट करके खुद राष्ट्रपति बन गए थे। ठीक, ऐसे होता है। चलो क्वालिफिकेशन, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे क्वालिफिकेशन। क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भाई? मैं पीएम का ना इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, मैं पीएम बनना चाहती हूँ, तो मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि मैं पीएम का इलेक्शन लड़ूंगी। पीएम कौन बन सकता है? जो एमपी बन सकता है। यानी कि क्वालिफिकेशन ऑफ पीएम एंड क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज इज इक्वल टू है। ठीक है, क्या होना चाहिए बच्चों? सबसे पहले तो उम्र ही देखेंगे ना। अब ये थोड़ी 10 साल के बच्चे को इलेक्शन में खड़ा कर देंगे, 18 साल तक तो वोटिंग राइट है जी, 18 साल का बच्चा क्या होगा, वो खड़ा हो जाएगा, नहीं। ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में मिनिमम एज क्या थी? 35, और यहाँ पे कितनी है? 25। ठीक है, 25 ईयर्स के वो होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम, ये मिनिमम है बच्चों, एज हो गई। दूसरा, भाई मैं बनना तो चाहती हूँ बट मैं यहाँ की नागरिक नहीं हूँ, मैं ब्रिटेन की हूँ, तो बन सकती हूँ? नहीं। तो दूसरा क्या है? सिटीजनशिप होनी चाहिए। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, आप क्या होने चाहिए? इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, इंडिया के सिटीजन आप होने चाहिए। ये भी मेरे अंदर, चलो अब मैं क्या बन जाती हूँ? मैं देसी बन जाती हूँ, मैं इंडिया की हूँ, तो ये भी मैं पूरी करती हूँ, फुलफिल करती हूँ। इसके बाद क्या बोला जाता है कि लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, इन दोनों सदनों में से मैंने ये लगाया, इसका मतलब या होता है, दोनों सदनों की नहीं, या तो लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से किसी की भी मेंबरशिप उनके पास होनी चाहिए। या तो वो लोकसभा के सदस्य होने चाहिए या वो राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। समझ में आ रही है बात? कोई कंफ्यूजन? और अगर यही कंडीशन यहाँ पे आ जाए बच्चों, और मैं लिख देती हूँ कि ना तो वो लोकसभा के सदस्य हैं और ना राज्यसभा के सदस्य हैं, तो क्या होगा? याद करो, सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट कर सकते हो पर ओनली फॉर 6 मंथ, ओनली फॉर 6 मंथ। अब देखो हम क्या करते हैं बच्चों, हमने पीएम बनाए, ठीक है, और इतना जिम्मेदारी वाला पद होता है, हम क्या करते हैं, हम आईएएस चुनते हैं, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरोगे 12th, एनटीपीसी 12th, और ग्रेजुएशन बेस्ड कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, 12th पास की है तो कम रैंक वाली पोस्ट आएगी, ग्रेजुएशन हो तो टॉप पोस्ट आएगी। ठीक, एसएससी सीजीएल करोगे तो ग्रेजुएशन मांगते हैं। ठीक है, सीए करोगे तो अकाउंट से एटलीस्ट आपको 12th होना चाहिए। ठीक, ठीक है, और अगर आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हो, प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर कभी नहीं बनोगे सीधा, पहले क्या लगेगा? असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उस जिस भी सब्जेक्ट का प्रोफेसर बनना चाहते हो उस सब्जेक्ट में या तो एमफिल या पीएचडी होनी चाहिए। यानी कि हर क्षेत्र के लिए, हर एरिया के लिए एक पर्टिकुलर एजुकेशन डिपार्टमेंट हमने बांटा हुआ है। डॉक्टर बनोगे तो 12th पास होनी चाहिए आपकी, किससे? साइंस से, बट मेडिकल टर्म साइंस। अगर पीसीएम ले रखा है तब भी नहीं होगा। पीसीएम वाले बंदे केवल आप क्या कर सकते हो, आप फार्मेसी लाइन में जा सकते हो, पर पूरे डॉक्टर्स लाइन में नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ी है, मैथ्स पढ़ा है, और क्या पढ़ी है? केमिस्ट्री पढ़ ली, पर बायो तो पढ़ी नहीं। तुम्हें क्या करना है? गुर्दे, किडनी, उन्हीं के साथ खेलना है आगे। उनके बारे में ही नहीं पता, उनका बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं पता। बट 10th तक हम पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा ब्रेन सिस्टम है, हमारा नर्व सिस्टम है ना, सेल से बनता है सब कुछ, है ना, इतने ऑर्गन्स होते हैं, 2 आँख हैं, 1 नाक है, ये बेसिक नॉलेज। बट उनके बारे में थोड़ी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, बट वो तो आपने ली नहीं, तो इसलिए डॉक्टर नहीं बने। और यहाँ पे क्या है, हम पीएम को चुन रहे हैं
और पीएम क्या कर रहा है, वो पूरी कंट्री को चलाएंगे, है ना, पूरी कंट्री को लीड करेंगे, इनको चलाना, इनके लिए कोई भी स्पेसिफिक एजुकेशन नहीं है। अनपढ़ भी इलेक्शन लड़ सकता है। समझ में आई? समझ में आई बात? बट ऐसा होता नहीं है। मोदी जी भी पढ़े लिखे हैं, ये जितने भी आए पढ़े लिखे ही होते हैं। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है बच्चों, एजुकेशन के बारे में नहीं है कि ये भाई ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एजुकेशन के पर्टिकुलर नहीं है। इलेक्शन मैंने समझा दिया किस मोड में होता है, डायरेक्ट मोड में होता है, ठीक है। अब टर्म भी आप समझ चुके हैं, मैक्सिमम 5 ईयर, और जब तक मेजोरिटी है, अगर कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट में तब तक मेजोरिटी है, तब तक आप पीएम बने रहोगे, तब तक आप क्या रहोगे, पीएम बने रहोगे। जैसे आपकी गवर्नमेंट की मेजोरिटी कम हुई, 272 सीट हो गई 73 से, उस दिन आपकी सरकार को हम गिरा देंगे, ठीक है। और सरकार गिरती कब है, 272 हो गए, तो विपक्ष वाले ना शोर मचाना शुरू कर देंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। हमें सरकार पे विश्वास नहीं है भाई। अगर विश्वास होता तो जो एक बंदा गया है वो नहीं जाता ना, है ना, जो एक बंदा गया है वो नहीं जाता। तो क्या होता है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं वो, ठीक है। कौन सा मोशन लाते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को हम लाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए ना फिर प्रेसिडेंट जो है वो फिर टाइम देते हैं, ठीक है। अगर मोशन लाया जाता, अगर डेथ हो जाती है पीएम की, तो फिर तो तुरंत ही सरकार गिर जाएगी हमारी, ठीक है। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है बच्चों, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसको बोलते हैं हिंदी में बच्चों अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। अब इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा ना, प्रस्ताव, विश्वास ही खो दिया है सरकार ने, तो इसलिए क्या किया सॉरी, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, ठीक है। तो अगर इसमें टाइम दिया जाता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हो, विश्वास प्रस्ताव ले आते हो, यानी कि कोई एक बंदा और जोड़ लेते हो और फिर वापस से 273 हो जाते हो, तो आप पोस्ट पे बने रहोगे। और अगर इसके बाद भी 272 ही रहे, जी जान लगा लिया, बाय हुक बाय क्रूक, साम दाम दंड भेद सब लगा लिया, पर नहीं आया कोई भी, और स्टिल यहीं पे हैं, तो अब क्या होगा, रिजाइन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, रिजाइन देना पड़ेगा। और रिजाइन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को, ठीक है, किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। मैं जब पी लिख के और उसको गोला लगा दूं ना, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट है ना, क्योंकि पी से प्राइम मिनिस्टर होता है और पी से ही प्रेसिडेंट होता है। तो इस चीज़ को याद रखो, अगर मैं गोला लगाऊंगी तो पीएम पे अगर गोला लगाए तो पीएम लिख के लगाऊंगी, अदरवाइज उनकी फुल फॉर्म लिखूंगी, ठीक। आप समझ गए, टर्म समझ में आ गया। चलो, राजीव गांधी वाला केस समझ में आ गया, है ना, कि एकदम से डेथ हो गई थी। अब डेथ कंडीशन में क्या करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ना, खाली नहीं छोड़ सकते, वैकेंट नहीं छोड़ सकते, और एकदम से इलेक्शन भी नहीं करा सकते। तो तुरंत प्रभाव से क्या किया कि एक पर्सनालिटी को, बट उसमें क्या होना चाहिए, एमपी की क्या होनी चाहिए, रजामंदी होनी चाहिए, ठीक है, वो राजी होने चाहिए। तो सबने क्या कहा एक मत से कि नहीं ठीक है, राजीव गांधी को हम पीएम बना देंगे। तो ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था, पीएम उनको बना दिया था, बट उस समय वो ना तो लोकसभा के सदस्य थे और ना राज्यसभा के थे, ठीक है। बाद में वो इलेक्शन लड़े और इलेक्शन लड़के वो जीते और फिर वापस से वो पीएम बने, ठीक। अब पीएम हम समझ गए क्या क्या करते हैं हमारे पीएम, कैसे कैसे होते हैं, कैसे चुनाव होता है। अब इनकी बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। अविश्वास प्रस्ताव समझ में आ गया, और ये अविश्वास प्रस्ताव ना भी समझा मैंने यही दिया है, बट ये हमारा पार्लियामेंट जब हम पढ़ेंगे ना, लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग पढ़ेंगे। लोकसभा का चुनाव तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा, अब तक हम उसी पे ही बात कर रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव का मेथड थोड़ा अलग है, जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ लेंगे, ठीक। अब इसमें क्या होगा बच्चों, हमारे ऊपर क्या है, ये पीएम है,
अब इनकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो होगी सीएमओ यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, एक होगी इनकी प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, एक होगी इनकी पार्लियामेंट के लिए। किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए। क्या क्या कार्य करेंगे अभी हमने अपॉइंट कर दिए, कैसे किए, सब आप समझ चुके हैं। अब सीएमओ के लिए पहले हम जो इनके यार दोस्त हैं या जिनके थ्रू इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, जो इनके एमपीज हैं, हम उन्हीं की बात कर लेते हैं। सीएमओ के लिए क्या होगी? देखो, किसी को भी अपॉइंट करना, किसी को अपॉइंट करना है यानी कि किसी को प्लस करना है डिपार्टमेंट में, किसी को माइनस करना, कौन डिसाइड करेगा? पीएम। ठीक। किस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, अभी ना ये खत्म करने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, आज ही पढ़ेंगे उसको, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक, जल्दी हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसको रखना है और किसको नहीं रखना है, ठीक है, वो हम समझेंगे। देखो, एमपीज तो हमारे चले गए, मान लीजिए बीजेपी के 400 बंदे जीत गए ना, अब की बार 400 पार हुई नहीं, बट चलो हम करा देते हैं। मान लो 410 सीटें आ गई, मान लो बीजेपी के साथ, तो क्या 410 के 410 को मिनिस्टर बना देंगे क्या? वो नहीं, ठीक है। तो उन 410 में से किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना है, किसको कैबिनेट बनाना है, किसको स्टेट बनाना है, ये, ठीक, वो कौन तय करेंगे? पीएम करेंगे। उसके बाद इनके डिपार्टमेंट, किस किस को क्या डिपार्टमेंट दिया जाएगा, ठीक है, किस किस को क्या डिपार्टमेंट दिया जाएगा, कौन डिसाइड करेगा? पीएम करेंगे। ठीक। किसके क्या बिजनेस होंगे, ठीक है, कौन किस बिजनेस से काम करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? पीएम डिसाइड करेंगे। ठीक है। ठीक। अगर मान लो इन्होंने किसी को अपॉइंट कर दिया और फिर बाद में इनको लगा कि नहीं, ये मेरी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, इस अपॉइंट किए हुए बंदे को क्या करना है? इससे रिज़ाइन लेना है, इससे रिज़ाइन लेना है, यानी कि इसको क्या करना है? इनको हटाना है। वो कौन करेगा? पीएम करेगा। ठीक, समझ में आ गया? ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो कार्य हैं, वो पीएम के सीएमओ के लिए हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए हैं। ठीक। अब इन सब की रिकमेंडेशन ये किसके पास करेंगे? अब प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। ये जितने भी काम, जितने भी हैं A to Z, प्रेसिडेंट को बताएंगे कि इस बंदे को फाइनेंस मिनिस्टर बनाइए, इस बंदे को डिफेंस मिनिस्टर बनाइए, इस बंदे को होम मिनिस्टर बनाइए, इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाइए, इनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाइए, है ना। किसको क्या डिपार्टमेंट देना, किसको अपॉइंट करना है, किसको क्या दिया, किस लहजे में काम करना है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगले दिन आके सारी सड़क तोड़ दूंगा और दोबारा से नहीं बनाऊंगा, है ना, तुगलक वाला काम नहीं करना है। ठीक है। कि उसने क्या किया था? तांबे के सिक्के जारी कर दिए थे ना, और फिर क्या हो गई थी? इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी उसके टाइम में। तो तुगलक नहीं बनना है। तो किस बिजनेस से काम करेंगे? और अगर हमने अपॉइंट कर दिया पर ये मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है प्रेसिडेंट सर, हमें इसको रिजाइन करना है, तो सबकी रिकमेंडेशन करेंगे पीएम, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आगे अब इस चीज को भी समझिए, इसकी आपने क्या किया? सिफारिश कर दी, और पीएम ने प्रेसिडेंट ने क्या किया? इन सबको, किसी को अपॉइंट किया, किसी को कुछ नहीं दिया, डिपार्टमेंट बांट दिया, बिजनेस बांट दिया, और जिससे रेजिग्नेशन लेना था उससे रेजिग्नेशन भी ले लिया। इस तरीके के काम होते हैं। ठीक। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं अपने प्रेसिडेंट हाउस में, बट उनको चाहिए कि जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं भाई, फाइनेंस जो मिनिस्टर हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, मुझे उसकी रिटर्न रिपोर्ट चाहिए। तो वो सीधे क्या फाइनेंस मिनिस्टर से डील करेंगे? नहीं। किससे डील करेंगे? पीएम से। ठीक। यानी कि पीएम जो होता है वो प्रेसिडेंट और सीएमओ के बीच की कड़ी है। कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर सीधा प्रेसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी होम मिनिस्टर सीधा प्रेसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करेगा,
वो क्या करेंगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि पीएम जो है वो हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे। तो बीच की दूरी कौन हो गया, पीएम, समझ गए। सीएमओ एंड पीएम के बीच की दूरी कौन है, हाँ, सीएमओ और प्रेसिडेंट के बीच की दूरी कौन है बच्चों, ठीक है, सीएमओ और प्रेसिडेंट के बीच की दूरी कौन है, हमारे पीएम, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। और किसी भी बिल पे डिस्कशन करना है ना, प्रेसिडेंट चाहते हैं कि मान लो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल है, बहुत सारे बिल आते हैं ना, बट सारे बिल को इंपॉर्टेंस ना देके इस बिल को इंपॉर्टेंस दिया जाए, तो ये किसको बताएंगे, पीएम को बताएंगे, और पीएम फिर क्या करेंगे, तुरंत प्रभाव से उस बिल को क्या करेंगे, लोकसभा में पहले लेके आएंगे। ठीक, समझ में आई, लोकसभा या राज्यसभा में। तो समझ गए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, यानी कि पीएम क्या करेगा, एक तरीके से काम समझाएगा प्रेसिडेंट को कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये काम किया, अगर वो रिपोर्ट मांगते हैं तो, ठीक है, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसने इस तरीके से काम किया, इसकी रिपोर्ट है ये, और ये भी बोल देगा। ये तो हो गया प्रेसिडेंट की तरफ से आया हुआ काम। मान लीजिए मैं प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, और आप पीएम है, और मैं आपसे कहती हूँ, अब मुझे काम है आपसे, मैं चाहती हूँ आपका काम देखना, तो मैं आपसे बोलूँगी ये काम है, प्रेसिडेंट ऑर्डर कर रहा है, और अगर आपको मुझसे ज़रूरत है कि जी मुझे फाइनेंस मिनिस्टर को हटाना है, तो अब आप मुझे रिपोर्ट करोगे, ऑर्डर नहीं करोगे, रिपोर्ट करोगे कि मैम मुझे फाइनेंस मिनिस्टर को हटाना है। अगर आपकी रिपोर्ट ठीक है, और होती ऑलमोस्ट ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट इस पर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब पार्लियामेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कार्य होते हैं, सम्मन करेगा, यानी कि सेशन को स्टार्ट करवाएगा, वैसे तो किसके होता है, प्रेसिडेंट के, उससे ही होते हैं, और ख़त्म भी करवाएगा। और क्या होगी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है ना, मेन काम इसका क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना बच्चों, उस पॉलिसी को लीड, ठीक है, लीड कौन कर रहा है यहाँ पे, पीएम करेंगे, ठीक है, इन लोकसभा, ठीक, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट के हेड वो ही हैं, तो लीड वो ही करेंगे, ठीक है। कोई भी घोषणा करनी है, कोई भी अनाउंसमेंट करनी है, कोई भी वापस लेना चाहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। और अगर वो उस समय नहीं है तो कौन करेगा, होम मिनिस्टर। याद रखना, होम मिनिस्टर की जो पोस्ट होती है वो छोटा प्रधानमंत्री के तौर पे मानी जाती है। पता है आर्टिकल 370 हटाना था जब, तो मोदी जी ने पेश नहीं किया था, किसने किया था, अमित शाह ने, बिहाफ ऑफ मोदी। समझ में आई बात। अब आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वो तो नहीं हो रहा, कंफ्यूजन क्रिएट तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल। अच्छा, अब ये तो ये तीन थे, अब अदर की बात कर लीजिए। जो भी फॉरेन पॉलिसी होंगी उनमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे पीएम फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी में करते हैं। और किस किस के हेड होते हैं, राइट डाउन कर लीजिए, किस किस के हेड होंगे, नीति आयोग के चेयरमैन, है ना। जो भी पीएम बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नीति आयोग का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल का, एंड वाटर रिसोर्स काउंसिल। कौन कौन सी हैं, नीति आयोग, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अगली इंटर स्टेट काउंसिल, वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, इनके चेयरमैन हो जाते हैं अपने आप ही। अच्छा, ये जो मैंने इंटर स्टेट काउंसिल बोली है क्या होती है, स्टेट काउंसिल तो समझ गए होगे सब कि हर स्टेट की अपनी अलग अलग काउंसिल है, परिषद है। और अगर मैं बोल दूं यहाँ पे इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, हाँ ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल, इसका मतलब क्या होता है, मैं पूरा ही लिख देती हूँ, नहीं तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़ लो कभी। इंटर स्टेट काउंसिल क्या होती है कि दो स्टेट के बीच में रिलेशन अगर बनाना है तो उसके लिए काउंसिल होते हैं। झगड़ा हो गया, निपटाएगा कौन, या किसी भी तरीके की कोई आपको टेरिटरी करनी है, ट्रीटी करनी है, ठीक, संधि करनी है, तो क्या होगा, उसी के थ्रू की जाएगी। तो उनके चेयरमैन कौन होते हैं,
पीएम। ठीक, समझ में आ गया। और रनिंग पार्टी के या रूलिंग पार्टी के क्या होते हैं? हेड होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब पता है हमारे यहाँ पे एक जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, बनाया है, कौन है वो? भीमराव अंबेडकर। कौन है वो? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने ना एक बात कही थी, एक कोटेशन से उन्होंने बोली थी या एक फिगर से समझाया था। देखो, इस समय सबसे बड़ी जो पावरफुल कंट्री है इन वर्ल्ड कौन है? यूएसए। यूएसए कौन है? अमेरिका। ठीक, यूएसए कौन है? अमेरिका है। ठीक, अमेरिका है। तो अमेरिका में सबसे पावरफुल पर्सन कौन होता है? प्रेसिडेंट, है ना, सबसे पावरफुल है। ठीक, यानी कि उनके हाथ में ही सबसे ज़्यादा पावर होती है। बट इंडिया, इन इंडिया में हमारे पास क्या है? प्रेसिडेंट भी हैं और पीएम भी हैं, दोनों हैं। ठीक है, बट अगर इनमें पावरफुल बोला जाए तो कौन होगा? पीएम। इसका मतलब समझ रहे हैं कि हमारे पीएम की जो ताकत है, पीएम की जो ताकत है वो किसके इक्विवेलेंट है? यूएसए के प्रेसिडेंट के बराबर। ठीक, क्यों है? क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करते हैं? उठाते हैं। कैसे गवर्नमेंट रन करनी है बताते हैं। कौन से रूल्स रेगुलेशन देखते हैं ना, कि ज़्यादातर विदेश यात्रा पे रहते हैं, है ना। लोग बोलते हैं कि घूमता रहता है। अरे जब तक घूमेंगे नहीं तब तक डेवलपमेंट कैसे करेंगे? किसी भी पार्टी का लीडर हुआ, अगर घर में ही बैठ जाओगे, है ना, अपने घर में अपने दफ्तर में ही बैठ जाओगे तो क्या होगा? आप अपने घर में ही बैठ जाओगे, बाहर नहीं निकलोगे और सोच लोगे कि मुझे नौकरी मिल जाए तो मिलेगी? नहीं। जितना बाहर निकलोगे, जितना सीखोगे, खाली टीचिंग से, एकेडमिक से नहीं सीखते हैं, सोसाइटी भी बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है, 10 लोगों से मिलते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में मिलते हो, सबको सब चीज़ नहीं आती है। ठीक, आपको समझ में आ गया? तो काउंसिल सीएमओ पढ़े या छोड़ें? एज यू विश, बताइए। 10 मिनट का टॉपिक है हार्डली, इससे रिलेटेड है तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, पढ़ो, चलो अच्छे बच्चे। ठीक, तो हम सीएमओ पढ़ते हैं। एक फिगर बनाऊंगी, उससे सारा सीएमओ समझ लेंगे आप। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर में किसी को दिक्कत है? चलो, ये बन गया सेंटर पॉइंट। ठीक, सेंटर पॉइंट यानी कि कौन है? हमारे पीएम। इसके ऊपर एक सर्कल आता है, ये कौन है? हमारे कौन है ये? कैबिनेट मिनिस्टर। कौन है ये? कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक, इस सर्कल के जो जितना पास होगा, इस सर्कल के जो जितना पास होगा, ठीक है, इस सर्कल के जो जितना पास होगा वो उतने ही पावरफुल होगा, ये ध्यान रखना। कैबिनेट हो गया। कैबिनेट के ऊपर चले गए भाई स्टेट मिनिस्टर। ठीक, इनको बोला जाता है क्या? स्टेट मिनिस्टर। ये क्या होते हैं बच्चों? ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ये मैं बाहर ले गई है, अंडू करो। ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं ये, यानी कि स्वतंत्र प्रभार होता है इनका। इसमें भी मैं आपको अंतर समझा दूंगी। ठीक है, इसके ऊपर हो गए, ये हो गए डिप्यूटी मिनिस्टर। ठीक, डिप्यूटी मिनिस्टर, समझ में आ गया? ठीक, ये पीएम, उसके ऊपर कैबिनेट, उसके ऊपर स्टेट मिनिस्टर, उसके ऊपर डिप्यूटी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो बेचारे न्यू लगे होते हैं। समझ में आई कि नए नए अपॉइंट कर दिए, अभी इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है बिल्कुल। क्या है ये न्यू है। ठीक है, तो इसलिए पीएम से बहुत दूर है। ठीक, कैबिनेट मिनिस्ट्री किसको दी जाती है? ये सारा बच्चों, ये सारा जो सर्कल है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, समझ गए? ये पूरा सर्कल हमारा
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ठीक, अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है बच्चों लोकसभा और क्या है, राज्यसभा। ठीक, लोकसभा में कितनी सीट हैं, 545, राज्यसभा में कितनी सीट हैं, 245। टोटल कितनी हो गई, 750 ही हुई ना, कितनी हुई, नहीं 790। ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान रखा करो बच्चों, मेरी महान होती है। ठीक, सॉरी 790। ठीक, 790 हो गई। अब 790 जो बंदे हैं, 790 के पास मिनिस्ट्री नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, क्या होगा, जो मिनिस्ट्री दी जाएगी लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसके 15% लोगों को ही मैक्सिमम मिनिस्ट्री दी जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15% मैक्सिमम इन लोगों को ही मिनिस्ट्री का होल्ड दिया जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री का होल्ड दिया जाएगा। कब से हुआ है ये, कब से हुआ है ये हुआ है बच्चों 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। ठीक है, ये जो स्ट्रेंथ हमने डिसाइड की है ये कब से हुई है, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। समझ में आ गया, यानी कि लोकसभा में जितने भी स्ट्रेंथ है उसके 15% बंदों को ही आप मिनिस्ट्री दे सकते हो, सबको मिनिस्ट्री नहीं बांट सकते हो ऐसे। तो अब पता है उस हिसाब से कैसे मिनिस्ट्री बांट देते हैं, जैसे कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हो गए उनको कितनी दे देंगे, वो हो जाएंगे आपके, जैसे मान लीजिए ये कैबिनेट मिनिस्टर हो गए बड़े बड़े 15 से 20, है ना, इस तरीके से ही बांटते हैं ना हम लोग। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए हमारे 15 से लेके 20 तक, इस तरीके से बड़े बड़े, गृह मंत्रालय है ना, आपका फाइनेंस मिनिस्टर, आपका फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है, आपकी और कौन सी, फॉरेन मिनिस्टर है ना, विदेश मंत्री जो होते हैं हमारे। और जो स्टेट जो होते हैं ये होते हैं 70 से 80 के आसपास, मान लीजिए इनको लगभग इतने होते हैं। यानी कि अब आप एक चीज़ समझिए, मैंने उनको बोला इंडिपेंडेंट चार्ज होता है इनके पास। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब जैसे ये बना दिए हमने कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या एग्रीकल्चर मिनिस्टर, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट उस हिसाब से नहीं है। ठीक है, या हम ट्रांसपोर्ट ही लेके चलते हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है किसी के पास, वो अपना जो काम करते हैं उसकी रिपोर्ट वो कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं सौंपेंगे। ठीक है, या पीएम को नहीं देंगे क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसा नहीं है ना बच्चों, हर छोटे छोटे डिपार्टमेंट के भी हमारे वो बने होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो 70-80 मिनिस्ट्री हैं, जो छोटी छोटी मिनिस्ट्री होती हैं, वो अपना काम करते हैं, रिपोर्ट जो है वो सीधा पीएम को नहीं देंगे। ये रिपोर्ट किसको करेंगे, सीधा पार्लियामेंट को। किसको करेंगे, पार्लियामेंट को। समझ में आ गई। और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं ये डिसाइड करेंगे भाई ये देंगे और ये नहीं देंगे। ठीक है, तो इनका तो इंडिपेंडेंट हो गए ना, ये स्वतंत्र हैं, बट इनको वाया पीएम के ही पार्लियामेंट में करानी पड़ेगी। डिफरेंस समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी भी तरीके की। चलो आपको आ गया। और वही वाली बात है भाई कि अगर इनमें से कोई भी आपने मिनिस्टर बना दिया, वो जो सिचुएशन लागू होती है कि 6 महीने तक कैबिनेट मिनिस्टर भी अगर आपने बना दिया पर ना कोई वो लोकसभा का सदस्य है और ना वो राज्यसभा का सदस्य है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ के अंदर अंदर लेनी पड़ेगी। वही रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पे लागू होता है। अब ये हमारा सीएमओ है। ठीक,
काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और समझ लीजिए और हमारा चैप्टर खत्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी दो, एक होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एक कौन सी है, कौन सी है भाई, एक है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक होती है कलेक्टिव और एक होती है इंडिविजुअल। सॉरी, ठीक है, इस तरीके से होती है कलेक्टिव और इंडिविजुअल। अच्छा एक बात बताइए, नाम से ही पता लगता है ना, कलेक्टिव यानी कि एक यूनिट, कलेक्टिव यानी कि एक यूनिट, और इंडिविजुअल यानी कि किसी एक के प्रति। तो इनकी क्या होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लोकसभा के अंदर ये जो हैं ये लोकसभा के अंदर एक यूनिट के रूप में काम करेंगे, यानी कि हम सब एक हैं, अलग नहीं हैं। मान लीजिए इनको कोई भी बिल लेके आना है तो जितने भी इनके मेंबर्स होंगे वो उनको सबको यस कहना पड़ेगा, एक भी मेंबर वहाँ पे नो नहीं कर सकता, क्योंकि एक यूनिट है हम। अगर किसी ने नो किया तो उसको बोलेंगे कि भाई रिजाइन दे। मान लीजिए आर्टिकल 370 को हटाना था, उसमें से अगर 2 या 3 बंदे बोल देते कि नहीं हटना चाहिए, पर वो बीजेपी के एमपीज हैं, तो उसको क्या बोलेंगे तुरंत, कौन बोलेगा, मोदी। और किससे बोल देगा, प्रेसिडेंट से कि जी हटाइए, तो रिजाइन देना पड़ेगा। तो एक यूनिट में यानी कि यस तो यस, नो तो नो, ये होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, समझ में आ गया, ठीक। और अगर मान लीजिए क्या होगा, एक चीज़ के डिफरेंस से और समझेंगे। मान लीजिए ये हमारे पीएम हैं और इनकी ऑन द पोस्ट अभी अपनी पोस्ट पे हैं और क्या हो गई, डेथ हो गई, मर गई है। तो जो हमारी पूरी जो सीएमओ है ना, इनकी डेथ के बाद जो हमारी पूरी सीएमओ है ना बच्चों, वो क्या हो जाएगी, वो सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी या फिर कोलैप्स हो जाएगी। समझ में आ गई, यानी कि एक बंदे के मरने से पूरे मर गए, मरे नहीं सरकार गिर गई, तो यानी कि पूरे मर गए, सरकार मर गई एक बंदे के मरने से। ठीक, ये होती है इनकी कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी पार्लियामेंट के लिए है बच्चों। किसके लिए है, पार्लियामेंट के लिए, संसद के लिए है ये। ठीक, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी प्राइम मिनिस्टर के लिए होती है। ठीक है, किसके लिए होती है, प्राइम मिनिस्टर के लिए होती है। ठीक, पीएम के लिए होती है। समझ में आ गया, यानी कि अगर यहाँ पे पीएम क्या कहे, रिकमेंडेशन कर दे प्रेसिडेंट को कि जो मेरे फाइनेंस मिनिस्टर हैं सर, मैं उनको हटाना चाहता हूँ, उनसे आप रेजिग्नेशन मांगिए। फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने सिफारिश कर दी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने बोला और इन्होंने क्या कर दिया बच्चों, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कर दिया, करना पड़ेगा ना, रिज़ाइन कर दिया। तो क्या इसके रिज़ाइन करने से क्या हमारी सीएमओ सिंक हुई, सिर्फ एक पोस्ट वैकेंट हुई। समझ में आ गया, ये होती है इंडिविजुअल, यानी कि पूरी पार्लियामेंट के लिए है तो कलेक्टिव, सबको लेके इकट्ठा चल रहे हैं। और इंडिविजुअल अगर हैं, जैसे कि यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन की बात है, यहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा कैबिनेट मंत्री अभी जो मैंने फिगर दिखाया था उसमें कौन कौन से, 2-3 के नाम तो आप जानते हो, फेमस हैं, अमित शाह हर जगह दिखते हैं उनके साथ, निर्मल सीतारमण। ठीक है, समझ में आ गई, राजनाथ सिंह, ये सब क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो ये थी हमारी कलेक्टिव और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक होता है, हाँ कुछ क्वेश्चन है।
तो फिर इनकी जगह अगर दूसरा कोई अपॉइंट हुआ तो फिर सारी चीजें फिर वैसे ही। देखो, इसमें डेथ हो जाती है तो एकदम से कोलैप्स हो जाती है, सिंक हो जाती है, वो तो प्रोसीजर है, चलेगा। बट उसमें क्या होता है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास ये हमने सुप्रीम कोर्ट में जो 1997 के बाद जो रूल्स आया है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर देंगे, कैरी ऑन कर देंगे, करेंगे तो कैरी ऑन। बट एक समय के लिए क्या हो जाता है कि सरकार जो होती है कोलैप्स हो जाती है, या फिर तुरंत प्रभाव से बोलेंगे कि नहीं जी हमारे पास हमारे सेकंड हेड हैं, हम इनको बना देते हैं। ठीक है, समझ में? अब ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब सीएमओ समझ गए, पीएम समझ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ गए सबकी। एक छोटी सी टर्म और है, किचन कैबिनेट, रसोई, है ना, रसोई कैबिनेट। नहीं, उसको हिंदी में भी किचन बोलेंगे और इंग्लिश में भी किचन बोलेंगे। अब ये किचन कैबिनेट क्या है, बस इसको और समझ लीजिए, चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक, अगर मैं आपसे बच्चों पूछने लगूं, अब आप मुझे बताएंगे, मुझे नहीं आता है, मैं भूल गई मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। कैबिनेट, मिनिस्ट्री और सीएमओ, क्या बोला मैंने? कैबिनेट, देखो मैं लिख भी देती हूं, कैबिनेट और सीएमओ। कंपैरिजन करके बताना जरा मुझे, फंसोगे इसमें 100%। कैबिनेट और सीएमओ, देखो ये स्मॉल है ना, 15, 20, 7, 8 ऐसी मेंबर होंगे। ये बिग है, इसमें 70-80 बंदे होते हैं। ठीक, इसके अंदर क्या आएगा? पीएम, अभी पढ़ा था ना चक्र में। कैबिनेट, कैबिनेट भी इसके अंदर इंक्लूड है, कैबिनेट भी इसके अंदर इंक्लूड है, स्टेट मिनिस्टर इंक्लूड हैं और डेप्यूटी भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, और ये ओनली और ओनली कैबिनेट है। दो अंतर समझे? क्वेश्चन आता है यहाँ से, इस टेबल से क्वेश्चन आता है। ठीक, अब क्या हो गया? पावरफुल कौन सी है? कैबिनेट पावरफुल है। कैसे है? देखो, ऑल डिसीजन आर टेकन बाय सीएमओ। क्या ठीक है? ऑल जो डिसीजंस हैं हमारे वो कौन लेगा? टेकन बाय सीएमओ। ऑल डिसीजन टेकन बाय सीएमओ, सीएमओ ही लेगा सारे डिसीजन। कैसे लेगा? सीएमओ के अंदर ही तो कैबिनेट है। ठीक है, बट अगर पूछा जाए कि इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग ज़्यादा कौन है, ये इसके अंदर है, सीएमओ ने लिया, बट उसको इम्प्लीमेंट कौन कराता है? इम्प्लीमेंट किसने कराया? कैबिनेट। ठीक है, इम्प्लीमेंट कराता है। ठीक, ये हमारी जो है सीएमओ है, हमारी 74 और 75 आर्टिकल में है। ये हमारी आर्टिकल 352, याद है कौन सा आर्टिकल है? इमरजेंसी है, इमरजेंसी के अंदर इसको जोड़ा गया है। ठीक है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ बच्चों? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1978। इसके अंदर इसको, इसकी जिम्मेदारियां लिखी गई हैं। ठीक है ना, खाली एक आर्टिकल के अंदर सिर्फ एक लाइन या एक ही थोड़ी सिनेरियो होता है, बहुत सारे होते हैं। तो आप समझ गए? ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में कंपैरिजन था। एक अभी मैं आपको बता रही थी, किचन कैबिनेट के बारे में बात कर रही थी। किचन कैबिनेट, ठीक है, किसके बारे में बात कर रही थी मैं? किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट, हाँ जी, इस वर्ड का, इस कैबिनेट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जिक्र नहीं है। ठीक, नहीं है, बट ये क्या है? एक फॉर्मल बॉडी है। ठीक है, क्या है? फॉर्मल बॉडी है, इनफॉर्मल बोलते हैं इसको। ठीक है, इनफॉर्मल, फॉर्मल इनफॉर्मल एक ही बात है, इनफॉर्मल बॉडी है ये। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैंने भी आपको जो फिगर बनाया था उसमें पीएम के सबसे नज़दीक क्या थे? कैबिनेट। आप अपने से लीजिए, आपके परिवार में या आपकी सोसाइटी में कोई एक बंदा ऐसा होगा जो आपके सबसे ज़्यादा करीब होगा।
फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, कोई भी जिसको आप अपनी खराब बात भी, अच्छी बात भी, जो अच्छा हुआ है वो भी, बुरा हुआ है वो भी, सब शेयर करते हो नहीं करते हो? फॉर्मल रहते हो उनके साथ, है ना, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करते हो, ठीक। तो ऐसी क्या होती है, पीएम के लिए ये कमेटी बनाई गई होती है, किचन कैबिनेट, ठीक है, पीएम के लिए बनाई होती है किचन कैबिनेट, यानी कि पीएम इनसे हर मामले में डिस्कस करेंगे, हर चीज को शेयर करेंगे, बट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है, ठीक है, कहीं भी नहीं है। अच्छा, इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, काउंटेबल, मतलब कि इसमें कोई फिक्स नहीं है, 15 से 20 मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है, 15 से 20 मेंबर होते हैं। और क्या होते हैं क्या होते हैं, ये पीएम के लिए ये जो बंदे होते हैं 15 से 20, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, ये हमारी किचन कैबिनेट होती है, ठीक, समझ में आई? तो पीएम समझ गए, सीएमओ समझ गए, किचन कैबिनेट समझ गए, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ गए। तो आई होप सो आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में।